नहीं रहती। और उसके बाद हमारे पास जो मेजर ऑफ आर स्क्वायर, जो हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट है आर स्क्वायर, वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चनेबल नहीं रहती। ऐसे नहीं उसके रहती। बाद जो आपने दूसरे और क्वेश्चनेबल नहीं होती, नहीं, बल्कि यूँ कहें कि वो रीजनेबल नहीं रीजनेबल रीजनेबल नहीं होती। है। गुड। सर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका, जब हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल क्वालिटेटिव हो जाता है या बाइनरी कैटेगोरिकल फॉर्म में होता है, तो तब हम लोग लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज करते, तब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और हमारे पास उसमें जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन रिस्पांस वेरिएबल हमारे पास क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। आप आमना बात कर रही हैं? जी सर, मैं आमना बात कर रही चलें, हूँ। गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सर। पाकिज़ा ने भी ज्वाइन कर लिया। चलें ठीक है, आज का काम फिर हम शुरू करते हैं। 4-5 लोगों से मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया। ज़ाहिर है अच्छे स्टूडेंट जो है वो कम ही होते। तो अभी जो आज हमारा टॉपिक है उस पर हम रिव्यू करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, जो अभी मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछा। तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक के अंदर आज सिर्फ 3 चीज़ें हमने सीखना है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज लीनियर मॉडल्स के कंपोनेंट्स कितने होते हैं और उसका उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और सेकंड पे हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन ऑड्स आर ऑलरेडी कंप्यूटेड। अगर हमारे पास ऑड्स रेशो हमने कंप्यूट कर लिया हो तो उससे फिर हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। तो लेट्स मूव फर्दर। कंपोनेंट्स में आपने याद रखना है कि जनरलाइज लीनियर मॉडल्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक रैंडम कंपोनेंट, फिर सिस्टमेटिक कंपोनेंट और फिर लिंक फंक्शन। तो रैंडम कंपोनेंट में रिस्पांस वेरिएबल की हम बात करते हैं। जिस तरह अभी हमारा जो मॉडल है वो बाइनरी है, तो इस वजह से इसके 2 पॉसिबल लेवल आएंगे, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो यूँ कह लें कि रैंडम कंपोनेंट में हम रिस्पांस वेरिएबल की बात करते हैं। अगर ये मल्टीनोमियल होता तो फिर यहाँ पे मोर देन 2 कैटेगरीज होती, और अगर ये ऑर्डिनल होता तो मोर देन 2 कैटेगरीज विद सम ऑर्डर। इसके बाद रैंडम कंपोनेंट में चूंकि हमारा जो रिस्पांस वेरिएबल है उसकी 2 कैटेगरीज हैं, तो ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो ये हमारे पास रैंडम कंपोनेंट में जो चीज़ें हमने कवर करने, आई रिपीट अगेन, लेवल्स हो गए रिस्पांस वेरिएबल के और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टमेटिक कंपोनेंट में प्रिडिक्टर्स की हम बात करते हैं, यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की बात करते हैं। तो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, उसमें कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, बोथ मिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो किसी नेचर के भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी हम सिस्टमेटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और उनकी नेचर की बात करेंगे। ये दूसरा कंपोनेंट। थर्ड पे हम लिंक फंक्शन बनाते हैं। तो हमारा चूँकि मॉडल लॉजिस्टिक है, लॉजिट है, तो लॉजिट मॉडल में हम लॉग ऑफ ऑड्स की बात करते हैं। तो लॉजिट ऑफ पाई लॉग ऑफ सक्सेस ओवर फेलियर है। तो जब हम इसमें पाई ऑफ एक्स और 1 माइनस पाई ऑफ एक्स को रख के इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरह कल देखा था, तो एक लीनियर फंक्शन बन जाता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। तो इसको हम कहते हैं लिंक फंक्शन। तो अभी जो हमने मॉडल देखा जनरलाइज लीनियर मॉडल, तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हो गए। रैंडम कंपोनेंट, इसमें रिस्पांस की बात करते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सिस्टमेटिक कंपोनेंट में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और उसकी नेचर की बात करते हैं। और लिंक फंक्शन में हम बताते हैं कि किस लिंक के जरिए इन सारे वेरिएबल्स को एक मॉडल की फॉर्म में हम ले रहे हैं। जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है,
logit of phi of x is equal to log of odds is equal to this relation of explanatory variable. तो ये हमारे पास जनरलाइज लीनियर मॉडल के कंपोनेंट। इसके बाद यूज़ क्या है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो यूज़ के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3 लाइनें। to predict probabilities that individuals fall into one of the two categories। जो हमारा गोल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो प्रिडिक्शन है कि कौन सा जो इंडिविजुअल है वो यस वाली कैटेगरी में फॉल करेगा या नो वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जो प्रिडिक्शन है प्रोबेबिलिटी की दैट इंडिविजुअल्स फॉल इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज ऑन अ डाइकोटोमस रिस्पांस वेरिएबल एज ए फंक्शन ऑफ सम सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो ये यूज है। तो जो OLS मॉडल है वहाँ हम प्रिडिक्शन करते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में नहीं बल्कि एवरेज फॉर्म में हम करते हैं। आई रिपीट अगेन, जिस तरह वहाँ कह रहे थे फॉर एग्जांपल अगर वीट प्रोडक्शन है और फर्टिलाइजर का कंट्रीब्यूशन है तो हम कह रहे थे फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द एवरेज द वीट प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय दैट नंबर। तो वहाँ हम बात करते हैं एवरेज की सूरत में, लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं वो प्रिडिक्शन है और वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो ये डिफरेंस है, जिस तरह हमने कल 3-4 डिफरेंसेस देखे थे तो उसमें ये डिफरेंस भी ऐड करें। इसके बाद इंटरप्रिटेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की। तो ये लॉजिक मॉडल है, लॉग ऑफ ऑड्स ओवर लॉग ऑफ सक्सेस ओवर फेलियर। तो इसमें इसी को हम इन्वर्स करके पाई ऑफ एक्स की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ शेयर कर देता हूँ कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जब हम इस मॉडल में पाई ऑफ एक्स जब हम ले रहे हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, ये मैथमेटिकल वर्क मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने सिंपली ये करना है, पाई ऑफ एक्स है लॉग ऑफ पाई ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस पाई ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स है। तो आप लॉग वाली टर्म को इस तरफ ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये ई की फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स। और इस तरफ रहेगा पाई ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस पाई ऑफ एक्स। तो फिर आप इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा पाई ऑफ एक्स के लिए। अब ये जो रिलेशन है इसको अबव फार्मूला इज यूज्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। अब इसके जरिए हम प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करते हैं। तो ऑड्स यू नो बीटा को अगर ई की पावर में ले लें तो ऑड्स रेशो मिलता है। तो और इस रिलेशन में पुट करें तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट होती है। अब ऑड्स रेशो कहते हुए हम प्रोबेबिलिटी क्यों फाइंड करें, बिकॉज इन जनरल पीपल आर मोर फेमिलियर विद प्रोबेबिलिटी रादर देन ऑड्स रेशो। क्योंकि हमने लोगों की आसानी करना है तो वो जनरली लोग जो माइनर के लोग होते हैं माइनर स्टडी के, तो वो ऑड्स रेशो से इस कदर फेमिलियर नहीं होते जितना कि प्रोबेबिलिटी से। तो फिर हम यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं इस फार्मूले के अंदर। इस तरह यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, ये सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल इफ वी फाइंड द मॉडल फॉर लंग कैंसर, सपोज हमारे पास स्टडी है लंग कैंसर यस नो, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है स्मोकर टाइप, लेस देन 5 सिगरेट डेली यूज़ करते हैं, 5 to 10 सिगरेट यूज़ करते हैं या मोर देन 10 सिगरेट यूज़ करते हैं। तो ये रिलेशन मैंने डेवलप किया वाई और एक्स। वाई हो गया लंग कैंसर यस नो और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है स्मोकर टाइप। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा के एस्टिमेट्स मिल जाएंगे।
तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा और बीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। अब एक्स हमारे पास है स्मोकर टाइप और इसके 3 लेवल हैं, लेस देन 5 सिगरेट्स, 5 to 10 सिगरेट्स और मोर देन 10 सिगरेट्स। तो सपोज हमने इसको कोड दिए हुए, लेस देन 5 को 1 कोड दिया है, 5 to 10 को 2 कोड दिया और मोर देन 10 को हमने 3 कोड दिया। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के 3 लेवल हैं, 1, 2 और 3। तो सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि लंग कैंसर की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर कोई स्मोकर लेस देन 5 सिगरेट्स डेली यूज करता है। हमारा कंसर्न सिर्फ इस पॉइंट पर है। तो हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन फिर सुन लें। हम ये देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर क्या है अगर स्मोकर लेस देन 5 सिगरेट्स डेली यूज करता है। तो हमने अल्फा और बीटा ऑलरेडी एस्टिमेट कर रखा है। तो एक्स की जगह ना हमने बेटा ना, ऐसा नहीं 1 करना। पुट कर देना हमने एक्स की जगह। तो जब हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी लंग कैंसर की फॉर दो स्मोकर्स विद स्मोक लेस देन 5 सिगरेट्स डेली। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो पाइया बच्चियां नु साइड पे करो, मैं तो अपनी साइड पे किते है। सर जी जफर दा ही है सर जी। किसका है ये? जफर का सर। जफर का? अंकल जफर का सर जी। चलें इससे बाद में पूछता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसी तरह अगर हमारा इंटरेस्ट है कि जो 5 to 10 सिगरेट्स डेली यूज करते हैं, तो अगर हम उनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे अल्फा और बीटा वही जो मॉडल से हैं, एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे। इसको लाइट नहीं लेना, ये मैंने पेपर में पूछना है। इसी तरह अगर आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे सर? सॉरी, इसका कोड पुट करेंगे ना, जो 5 to 10 सिगरेट्स को हमने 2 कोड दिया है तो वो हम एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। इसी ठीक तरह होगा। जो मोर देन 10 सिगरेट्स ले रहे हैं तो उसके लिए हमने 3 कोड रखा था। तो अल्फा और बीटा वही जो ओरिजिनल हमने फाइंड किए थे वो चेंज नहीं होने। तो एक्स की जगह अब हम 3 कर देंगे। तो यहाँ से इस फार्मूले से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर मिल जाएगी फॉर दो स्मोकर्स विद स्मोक मोर देन 10 सिगरेट्स डेली। तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम 1 by 1 जो है वो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल फिर आएगी तो हम दोबारा रिपीट कर लें। तो यहाँ एग्जांपल हम एक ले रहे हैं, सपोज एग्जांपल है। आप इसको किसी भी डाटा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ इंटरप्रिटेशन को सीखना है। तो यहाँ स्टडी हम ले रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो एकेडेमिया प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं या नॉन एकेडमिक प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, मतलब वो कोई टेक्निकल स्टडी को डिप्लोमा वगैरह करे, तो ये इसके 2 लेवल हो गए, 1 और 0। अगर स्टूडेंट जो है वो एकेडमिक प्रोग्राम से बिलोंग कर रहे तो 1, और अगर नॉन एकेडमिक से कर रहे तो 0। और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है सपोज उसके टेस्ट मार्क्स, उसकी रीडिंग, राइटिंग, मैथ, साइंस, फिजिक्स वगैरह, इसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से हम स्टडी से ये देखना चाह रहे हैं कि इन वेरिएबल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्राम को ज्वाइन करता है या नॉन एकेडमिक को। तो ये हम स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं। तो सपोज इसका कोई डाटा था, मैंने इसको यूज़ किया और ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, आप ये बॉदर नहीं करें ये रिजल्ट कहाँ से आया, अज्यूम करें कि हमारे पास डेटा था और ये अल्फा का कोएफिशिएंट आ गया और ये बीटा का। तो अब यहाँ से अब जो हम x ले रहे हैं तो सपोज यहाँ पे तो बहुत सारे एक्सेस थे, तो सपोज कर लें कि यहाँ से मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया और वो उनके टेस्ट स्कोर है। तो हम आई रिपीट अगेन, हम देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का एडमिशन एकेडमिक प्रोग्राम में हुआ या नॉन एकेडमिक प्रोग्राम में हुआ, और दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन है मार्क्स का जो उन्होंने टेस्ट स्कोर में लिए थे। तो ये बीटा का कोएफिशिएंट आ गया। अब हमने सिंपली इसको ई की पावर में ले लेना है, तो यहाँ से ये ऑड रेशो बन जाएगा। तो जब ऑड रेशो आ जाएगा तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर देख लें। तो अगर बीटा का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आए, जिस तरह के ऊपर आप देखते हैं कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव ही आ रहा है, तो हम कहेंगे कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है, रेट ऑफ चेंज है ना। तो रेट ऑफ चेंज लीनियर नहीं है क्योंकि ये नॉन लीनियर फंक्शन है, लॉजिक मॉडल है, लॉ के साथ लीनियर होता है। तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव होगा। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अगर बीटा का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे कर्व का ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है, और अगर बीटा नेगेटिव आए तो हम कहेंगे जो कर्व का ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग है, और अगर बीटा 0 आए तो हम कहेंगे नो चेंज, हॉरिजॉन्टल है।
तो अब मैं प्रोबेबिलिटी को दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, जिस तरह ऊपर मैंने रिपीट किया। तो ये देखिए मैंने उसी फार्मूले में पाई ऑफ एक्स वाले फार्मूले में ये अल्फ़ा को पुट किया और यहाँ पे मैंने बीटा को पुट किया। तो ये एक्स अभी मैंने नहीं लिया, तो ये पाई ऑफ एक्स का रिलेशन बन गया। अब जैसे ही हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी, फार्मूला टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। तो जैसे ही हम एक्स पुट करेंगे, टेस्ट स्कोर को स्टूडेंट ने आउट ऑफ 50-40 मार्क्स लिए, तो हम यहाँ पे 40 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी और इसकी इंटरप्रिटेशन यूँ बनेगी कि स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो एकेडेमिया से है या नॉन एकेडेमिया से है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन द टेस्ट स्कोर्स आर 40। इस तरह से हम अपने डिफरेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट लेवल्स पे और वैल्यूज पे जाके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग आज के लिए, और इसमें हम कवर करेंगे हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। तो इसको आपने बड़ा गौर से सीखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, और आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल पहले ले लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर है और दूसरी तरफ फैमिली एक्सपेंडिचर है और दूसरी तरफ फैमिली इनकम। तो आप जानते हैं कि फैमिली इनकम का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है फैमिली एक्सपेंडिचर के हवाले से। तो जब हमने फैमिली एक्सपेंडिचर लिए, ठीक है, 50 फैमिलीज के सपोज और 50 फैमिलीज के फैमिली इनकम हमने ली, तो उस पर जब हमने सिंपल रिग्रेशन परफॉर्म की तो फॉर एग्जांपल बीटा का रिजल्ट आया 2। तो जब बीटा का रिजल्ट 2 आ रहा है तो हम कहेंगे हर एक यूनिट इनकम में इजाफा करने से जो फैमिली एक्सपेंडिचर है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं ऑन दी एवरेज। तो सपोज करें यूनिट हमारा 1000 है, तो सपोज हम कहते हैं कि अगर 1000 रुपया फैमिली इनकम बढ़ती है तो सपोज फैमिली एक्सपेंडिचर जो है वो 2000 इंक्रीज हो जाता है। सपोज बात कर रहे हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको हमने जो आगे इंटरप्रेट किया है वो हमने हर तरह के फैमिली इनकम वाले लोगों के लिए किया। तो हमने ये बॉदर ही नहीं किया कि वहाँ पे जो लोगों की इनकम है वो ड्रामेटिकली चेंज कर सकती है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक पिक्चर, रफ सी, इसको ज़रा समझिएगा। सपोज ये हमारे पास y है और ये x है। तो अब यहाँ पे जो लोगों की इनकम है वो एक वक्त में 50,000 भी हो सकती है, ठीक है, 1,00,000 भी हो सकती है। तो इस तरह डिफरेंट उनकी इनकम के लेवल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से देखना है आपने। सपोज इनकम जो है वो 1 लाख है और एक्सपेंडिचर इस तरफ आ रहे हैं। फिर इसी तरह उन 50 के ग्रुप में एक ऐसी फैमिली भी थी जिनकी इनकम 5 लाख पर मंथ है, तो उनके भी एक्सपेंडिचर इस तरफ आ रहे हैं। तो जो मैंने बीटा फाइंड किया है, जो कि सिंपल रिग्रेशन में या ओएलएस में जो बड़ा ड्रॉबैक है, जब मैंने बीटा फाइंड किया और उसका आंसर आया 2, तो वो जो 2 आंसर आ रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज मैंने हर फैमिली के लिए मैंने कांस्टेंट कर दिया, यानी मैंने इग्नोर कर दिया कि कौन क्या कमा रहे हैं। अगर कोई शख्स 50,000 कमा रहे हैं तो उसके लिए भी जो एक्सपेंडिचर है वो 2 टाइम मैं कह रहा हूँ। अगर कोई 20,000 कमा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं रेट ऑफ चेंज 2 कह रहा हूँ। तो और कोई अगर 10 लाख कमा रहे हैं तो उनके लिए भी मैं रेट ऑफ चेंज सेम कह रहा हूँ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर इकोनोमेट्रिक्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे हम स्टेप वाइज रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं और हम स्प्लिट कर लेते हैं डाटा को, पहले पोर्शन के लिए निकाल लिया, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो वहाँ हमने इसको ऐसे हैंडल कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट नहीं समझते। आप इस बात को समझ लें कि क्वेश्चन करें, इससे बेस बनाना है हमें रेट ऑफ चेंज के हवाले से। ये जो मैंने एग्जाम्पल ली है मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। मैं ले रहा हूँ फैमिली एक्सपेंडिचर और फैमिली इनकम। 50 फैमिलीज का मैंने डाटा लिया और लोगों की डिफरेंट इनकम है और डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, और आप जानते हैं ऐसा ही होता है। तो जब मैंने सॉल्व किया और बीटा बी का कोएफिशिएंट जो है वो 2 आया, तो इट मीन्स कि जो रेट ऑफ चेंज है वो मैं सारी फैमिलीज के लिए सेम कह रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ कौन क्या कमा रहा है, और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो फिर हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हम रेट ऑफ चेंज जो है वो एक्चुअल फाइंड करें, और उसके लिए फिर हम
इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज का फार्मूला। और रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, बीटा इंटू पाई ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस पाई ऑफ एक्स। यानी पाई ऑफ एक्स आपने ऊपर फाइंड कर लिया, जो अभी मैंने स्टूडेंट के एडमिशन के हवाले से बात की थी। तो सपोज 70 ग्रेड के लिए अगर उनके टेस्ट स्कोर 70 है तो, और अल्फा और बीटा हमारे पास गिवन था, सॉल्व किया तो पाई ऑफ एक्स निकला 0.92619। 1 माइनस पाई ऑफ 70 निकाला तो 0.0739। बीटा हमारे पास 0.1369 था। सारे मटेरियल अवेलेबल है, इसको फार्मूले में पुट किया तो प्रोबेबिलिटी बनी 0.009। अब पहले इस क्वेश्चन के लिए इंटरप्रिटेशन देख लें और फिर जो एग्जांपल मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए फिर उसकी बात करें। तो इस एग्जांपल में जहाँ हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट का एडमिशन एकेडमिक प्रोग्राम में होता है या नॉन एकेडमिक में, और टेस्ट स्कोर 70 है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन ग्रांटेड in academic program is 0.009 when the test scores are 70 out of 100। यानी जिन स्टूडेंट ने आउट ऑफ 100 70 मार्क्स लिए तो उनका एकेडमिक प्रोग्राम में जो एडमिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.009। तो ये देखिए रेट ऑफ चेंज निकल आया। अब इसी तरह अगर मैं एक्स की जगह 95 पुट करूंगा तो रेट ऑफ चेंज कुछ और हो जाएगा, 50 पुट करूंगा तो रेट ऑफ चेंज कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता जाएगा कि जैसे जैसे मार्क्स अप या डाउन हो रहे तो जो रेट ऑफ चेंज है फॉर एडमिशन ग्रांट वो किस तरह चेंज हो रहा है। तो इसी तरह जो पिछली एग्जांपल में ले रहा था फैमिली एक्सपेंडिचर और इनकम की, तो वहाँ पे अल्फा और बीटा निकल आएंगे। हम फैमिली इनकम यहाँ पे पुट करते जाएंगे एक्स की जगह, यहाँ पे हम फैमिली इनकम पुट करते जाएंगे और फैमिली एक्सपेंडिचर की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे निकलती आएगी। क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल यहाँ पे डमी होगा तो एक्सपेंडिचर ज़ाहिर नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है वो डमी टाइप का आएगा। सपोज जिस तरह हम लंग कैंसर की बात कर लें और स्मोकिंग की बात कर लें, तो फिर हम यहाँ पे कोट करेंगे कि किस तरह से अगर स्मोकर जो है वो लंग कैंसर की स्मोकर जो है वो स्मोकिंग अगर इंक्रीज करता जा रहा है तो लंग कैंसर की जो प्रोबेबिलिटी है और उसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा। तो होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस है तो वो एड्रेस कर लें, क्लास टाइम जो है वो क्लोज होने जा रहा है। जी शाबाश। तो जब हमने यहाँ पे लॉजिक मॉडल यूज किया तो लॉजिक मॉडल भी तो हमें यही बता रहा है थोड़ा लाउड बोलें, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड। जब हमने यहाँ पे लॉजिक मॉडल यूज किया तो उस लॉजिक मॉडल से भी तो हमें यही पता चल रहा है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, तो फिर हम ये प्रोबेबिलिटी की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? ये जो आपने अभी थोड़ा फॉर्मूला सा हमने थोड़ा सा ये निकाला है। और थोड़ा सा क्लियर बोलें, थोड़ा क्वेश्चन समझ आया, थोड़ा और क्लियर बोलें। जी जी सर जी हमें लॉजिक मॉडल से भी तो यही पता चल रहा है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है। जी जी जब हमने ये और लीनियर रिग्रेशन से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, तो फिर हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, जी गुड। ये तो जी बीटा बहुत अच्छा, पाई बहुत 1 माइनस। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बीटा पाई एक्स इंटू 1 माइनस पाई एक्स वाला फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं जबकि लॉजिक मॉडल हमें बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है। जी सर। तो लॉजिक ने सिर्फ ये बताया है कि रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बताई। तो रेट ऑफ चेंज हमारे पास निकल आया बीटा की फॉर्म में, तो उसमें जो हर एक्स के हर लेवल पे चेंज हो रहा है रेट, तो वो हम समझते हैं कि लॉजिक में होता है, बट उसकी क्वांटिटी नहीं है, तो वो इस फार्मूले से हमें मिलेगी। जी ठीक है। ओके सर। जी जी सर और कोई समझ आ क्वेश्चन? गई। जी और कोई क्वेश्चन शाबाश। सर यहाँ पे हम जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल का थोड़ा सा बता दें। जी जनरलाइज लीनियर मॉडल जो है ये बेसिकली अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये बाइनरी लॉजिस्टिक मल्टीनोमियल ऑर्डिनल सारा कुछ आता है। तो इसलिए मैंने जनरलाइज लीनियर मॉडल के जो 3 मेजर कंपोनेंट्स थे तो उसको शुरू में शेयर किया ताकि हमें पता चल जाए कि ये कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, रैंडम कंपोनेंट में रिस्पॉन्स चेंज किया तो वो कोई और टाइप बन जाएगी,
अगर लिंक फंक्शन चेंज किया जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो वो दूसरी टाइप बन जाएगी। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं जो मिलके डिटरमिन करते हैं कि आइदर मॉडल विल बी बाइनरी लॉजिस्टिक, मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल। जी शाबाश। और जी सर, थैंक यू। बस ये। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? शाबाश। तो आज की क्लास में हमने जो चीज़ें कवर की हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ स्टूडेंट बोर हो रहे होंगे कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, या कुछ चीज़ें स्टूडेंट को बिल्कुल ही समझ आ रही, मुझे ये नहीं पता। मेरा बिलीव है कि जब हम मेहनत शुरू कर देंगे, जहाँ से हम चीज़ को पकड़ लेंगे तो वहीं से वो हमारी होती जाएगी। तो ये कहना कि ये समझ नहीं आ सकता, आता नहीं है, ये हो क्या रहा है, तो ये बड़ी पुरानी और दकियानूसी बातें। और मेरा बिलीव है कि जो एक स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है उसके अंदर दो खूबियाँ जो हैं वो लाजमी है। एक तो वो मेहनती है, दूसरा वो डिसिप्लिन है। तो यहाँ से जो हमने चीज़ें ग्रैब की, कल भी हमने क्लास ली, आज भी हमने क्लास ली, तो उसमें रिव्यू करते हैं हमें कि लॉजिस्टिक, जिस तरह आज मैंने दो क्वेश्चन पुट किए और सिर्फ आमना ने एड्रेस किया, तो वो क्वेश्चन से बेस बनेगी। कंपोनेंट्स मैंने आपसे शेयर किए, और वंस अगेन अगर रैंडम कंपोनेंट है तो उसके अंदर रिस्पांस किस तरह वेरिएट करेगा, तो वो चीज़ यहाँ शो होगी। और रिस्पांस वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। सिस्टमेटिक कंपोनेंट में गए तो वहाँ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और प्रिडिक्टर की बात हो रही होगी, और उनके नेचर की या मेजरमेंट स्केल की बात हो रही होगी। तो लिंक फंक्शन में गए तो अगर हम लॉजिक लिंक यूज़ करें तो लॉजिस्टिक है। अगर हम लिंक वहाँ पे आगे जब ऑर्डिनल में जाएंगे तो 5 तरह के लिंक्स आएंगे, तो वहाँ ये बात जरा अच्छी तरह समझ लेंगे। तो लिंक्स की यहाँ बात होगी। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास ऑड्स या ऑड्स रेशो मौजूद हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। और उसमें तीन रिक्वायरमेंट्स हमारी, अल्फा और बीटा का होना ज़रूरी है, और फिर एक्स की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो इसी तरह जब प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो और वहाँ से हमें ऑड्स फाइंड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ओवर मतलब सक्सेस ओवर फेलियर पाई ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस पाई ऑफ एक्स करेंगे तो ऑड्स निकल आएगा, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि तीसरे स्टेप में हमने ये देखा कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं कि ऑड्स और ऑड्स रेशो के होते हुए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। इसलिए हम कर रहे हैं कि मेजर का जो स्टूडेंट है, सब्जेक्ट उसका मेजर है, तो वो तो पिक कर रहे हैं, लेकिन जो माइनर का स्टूडेंट है उसको नहीं पता कि ये ऑड्स और ऑड्स रेशो और ये क्या होता है। तो उसके लिए फिर हमें ये काम करना पड़ता है कि हम उसकी आसानी के लिए प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जितना रिजल्ट जीरो के क्लोज होता जाएगा उतनी रिस्पांस की अक्रंस जो है उसकी उसका जो चांस है वो कम होता जाएगा। जितना प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 के क्लोज होता जाएगा, तो जो हम बात कर रहे थे कि प्रिडिक्शन है ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, तो उतना वो इंक्रीज करता जाएगा। फिर हमने लास्ट पे देखा हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। तो हमने देखा कि बड़ा ड्रॉबैक है कि जब हम मॉडल परफॉर्म करते हैं तो और बीटा का जो आंसर आता है वो हम कह देते हैं कि वो सब तरह के डेटा के लिए उसका इफेक्ट सेम है, जो कि नहीं होता। तो फिर हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया बीटा पाई ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस पाई ऑफ एक्स। तो वहाँ से हमें पता चला कि एक्स के हर लेवल पे या हर वैल्यू पे जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना होगा। और दरमियान में हमने ये देखा कि अगर बीटा का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो कर्व जो है वो इंक्रीजिंग होगी, नेगेटिव आता है तो कर्व डिक्रीजिंग होगी, और अगर बीटा जीरो होगा तो रेट ऑफ चेंज नहीं होगा और कर्व जो है वो फ्लैट होगी। सो होप सो ये सारी चीज़ें आपने पिक की हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 6 क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, और हर क्लास जो है वो अदर देन क्लास टाइम भी ग्रुप के अंदर क्वेश्चन अपने पुट करती है और उसका आंसर लेती है। तो आप इसको सुनेंगे, जब समझेंगे तो फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे तो आप उस वक्त करना शुरू कर दें। तो कल भी मैंने लिंक और वीडियो शेयर कर दी थी, इंशाल्लाह आज भी कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये लास्ट मिनट हमारा चल जाए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें आप। अल्लाह हाफिज़।